ये दो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। तो इन दोनों का झगड़ना बड़ी न्यूज क्यों है इसके पीछे का कारण समझिए कि आज अगर ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो उसमें एलन मस्क का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या कंट्रीब्यूशन है? एलन मस्क ने ट्रंप के लिए ही पूरे ट्विटर को खरीद डाला। पूरा ट्विटर खरीदने वाले इसलिए बने क्योंकि ट्विटर ने कभी ट्रंप को हटा दिया था। इससे इन्हें घनघोर बेइज्जती फील हुई। इन्होंने ट्विटर खरीदा और खरीदकर ट्रंप को वापस ट्विटर पर लाने का काम किया। तो एक प्रकार से ये ट्रंप के गहरे विश्वस्त आदमी हैं, नंबर एक। नंबर दूसरा, पूरे इलेक्शन में जहां ट्रंप के खिलाफ हर बुद्धिजीवी खड़ा था, जिसमें से बड़ी बड़ी कंपनियां, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां ट्रंप की खिलाफत कर रही थी, एलन मस्क, जिन्हें लोग एलियन मानते हैं कि भाई इसमें इतना टैलेंट कहां से कि ये कार भी चला रहा है तो स्पेस एक्स भी चला रहा है, इन्होंने अपनी तरफ से इनका खुलेआम समर्थन किया। ना केवल समर्थन किया बल्कि इलेक्शंस में लगभग 2000 करोड़ से ऊपर डायरेक्ट फंडिंग दी। इस प्रकार से इनका जो कंट्रीब्यूशन था उससे पढ़े लिखे लोगों को इन पर विश्वास हुआ और इस विश्वास के चलते ये चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लेकिन इस H1B वीजा ने इन दोनों में रार पैदा कर दी है। ये रार इन दोनों की सुर्खी बन चुकी है। फिलहाल हेडलाइंस में इसी की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन असल में H1B वीजा को लेकर के तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स आपस में लड़ रहे थे। जब चुनाव हो रहे थे तब एक तरफ कमला हैरिस और दूसरी तरफ ट्रंप अपने अपने उम्मीदवारों को यही तो कह रहे थे। ट्रंप कह रहे थे कि मैं अमेरिका को ही ग्रेट बनाऊंगा, तो कमला हैरिस कहती थी कि मैं बाहर से आने वाले लोगों की समझाइश करती हूं, मैं उनकी सिफारिश करती हूं। तो ऐसे में मुसीबत क्या है कि क्या कमला हैरिस के पक्ष में ट्रंप जाने वाले हैं? क्या कमला हैरिस जो कहती थी ट्रंप को देर से समझ में आया है क्या? क्योंकि एलन मस्क ने तो कुछ ऐसा ही कहा है जो कि कमला हैरिस कहती थी। ऐसे में कि हे मोदी जी, आपके देश से H1B वीजा लगभग 70% लोग प्राप्त करते हैं। अगर 10 में से 10 लोगों को अगर H1B वीजा मिल रहा होता है तो 7 उसमें से भारतीय होते हैं। और ट्रंप ऐसे में भारतीयों के टैलेंट से चिढ़े हुए अमेरिकन की आवाज बने और उन्होंने उस आवाज से ही चुनाव में वोट प्राप्त किए और वोट प्राप्त करके उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही संघर्ष कर रहा हूं। तो क्या अब ट्रंप इस H1B वीजा को रोक देंगे, जिसके चलते भारत से जो IT प्रोफेशनल्स हैं या स्किल्ड जो हमारे यहां के टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका नहीं जा पाएंगे? ये ही बड़ा सवाल है। लेकिन इस बात को लेकर फिलहाल बटे हुए दोनों कलाकार आज के सेशन का हमारा मेन मुद्दा है। मैं 2020 का भी इनका पुराना कार्यकाल याद दिलाऊं, जिस समय डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना काल के जस्ट बाद भी H1B वीजा को रोकने का प्रस्ताव पास किया था और कहा था कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। कोरोना काल में अमेरिकन इकोनॉमी ऑलरेडी परेशान है, तो क्यों किसी भारतीय लोग को आके पैसे कमाने दिया जाए, उन्हें सीधा माफ कर दिया जाना चाहिए। मैं खुद अपने स्तर पर ही यह काम करने को तैयार हूं, इंडियंस की जगह अमेरिकन को ही काम करने दिया जाए। तो जब ये दोबारा चुनाव जीतकर आए हैं तो क्या ऐसे में H1B वीजा को ये रद्द कर देंगे? और ऐसे में जब एलन मस्क इसके खिलाफ खड़े हो तो क्या ये इनके लिए आसान होगा? इसी बारे में आज की जानकारी है। तो अब ये बात निकल कर कहां से आई, ये दोनों लोग एक दूसरे का आमना सामना कहां से करने लगे, इसकी शुरुआत करते हैं। साथियों, इन्हें पहचानिए। ये भारतीय मूल के चेन्नई से पढ़े हुए रामाकृष्णन हैं। आप फिलहाल ट्रंप की कैबिनेट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सलाहकार नियुक्त किए गए। मेरे तमाम साथी जो कि इस समय मेरे साथ जुड़ करके तमाम AI टूल्स सीख रहे हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, उन्हें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स, मतलब उनकी वजह से हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल रहा है। इस कोर्स में यदि आप भी एनरोल होना चाहते हैं, जिसमें हम लोग जीवन में उपयोग में आने वाले 20 से अधिक ऐसे AI टूल्स जिन्हें आपने कभी ना कभी यूज करना पड़ सकता है, उनकी हम प्रॉपर क्लासेस ले रहे हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। शुरुआती 7 दिन में 33% ऑफ भी उपलब्ध है, जिससे आप एनरोलमेंट इजी कर पाए। मैं थोड़ा सा रामाकृष्णन के बारे में बता देता हूं, क्योंकि असल में सारी लड़ाई इनकी नियुक्ति के बाद ही शुरू हुई है, जो इस समय ट्रंप और एलन मस्क एक दूसरे के सामने आए हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है कि 21 साल के रामाकृष्णन जब वो 21 साल के थे, चेन्नई से वो अमेरिका पहुंचे थे। चेन्नई से पढ़ाई करके जब वो वहां पहुंचे तो वहां जाकर के उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, ट्विटर में काम किया और अमेरिकी सिटीजन बनकर फिलहाल एक वेंचर कैपिटलिस्ट बनकर अमेरिकी नागरिक बनकर रह रहे हैं। और वो इस समय ट्रंप की कैबिनेट को सलाह देने वाले हैं, या कहीं तो ट्रंप को सलाह देने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रंप को क्या नीतियां अपनानी चाहिए।
साथ ही साथ वो ये सलाह भी देंगे कि जो विदेशी कामगार आ रहे हैं उनके विषय पर ट्रंप को क्या थॉट रखनी चाहिए। यह बात बताने की जो जिम्मेदारी है ये रामाकृष्णन की है। ठीक है साहब। अब इनकी नियुक्ति के बाद अमेरिका में बैकलैशेस शुरू हुए, मतलब चर्चाएं होना शुरू हुई कि भाई क्या इन्हीं इंडियंस के लिए हमने ट्रंप को वोट दिया था? डिड यू वोट फॉर दिस इंडियन टू रन अमेरिका? ऐसा कहकर श्री रामाकृष्णन के खिलाफ ट्रंप के समर्थक कूद पड़े कि भाई ट्रंप, आप इन्हें अपना एडवाइजर बनाएंगे जो कि खुद कहते रहे हैं कि विदेशियों को अमेरिका आने देना चाहिए। H-1B वीजा का जो व्यक्ति समर्थक रहा हो उसे आप अपना एडवाइजर बनाएंगे, तो यह कैसे संभव है कि अमेरिका में ट्रंप फिर से अमेरिका ग्रेट बना पाएंगे? कहां से शुरू में जरूरत क्या है इंडिया से लोगों को यहां बुलाने की? उन्हें इंडिया में ही रहने दो, वहीं से काम करा लो, उन्हें बुला क्यों रहे हो? लौला उमर की यह बात निकलकर वायरल होने लगी। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग उतर आए और उन्होंने खूब जबरदस्त तरीके से भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप महोदय ने कहा कुछ था, हो कुछ रहा है। वो कह रहे थे विदेशियों को नहीं आने देंगे, ऐसे आदमी को बिठा दिया जो खुद H-1B वीजा से आया था, आज अमेरिकी नागरिक बन गया है और अब वो इस तरह के और लोगों को आने देना चाहता है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा सवाल आपके दिमाग में भी आने लगता है कि एक बात बताओ, ये तो घनघोर बेइज्जती है भारतीय लोगों की। क्या बात की बेइज्जती है? कि हम लोग वहां जा रहे हैं, हमारे जाने का वहां के लोग विरोध कर रहे हैं, ट्रंप वहां पर हमारे खिलाफ पॉलिसी लाना चाहते हैं और हम उस सेशन को सुन रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारा सेल्फ एस्टीम क्या कहता है? देखिए, तो इसमें बहुत सारे पक्ष हैं, लेकिन फिर भी कुछ पहलुओं पर बीच में रुककर चर्चा हो जाए तो आपको विषय वस्तु समझने में आसानी होगी। पहले अमेरिकी पर्सपेक्टिव समझते हैं, फिर इंडियन पर्सपेक्टिव पर आएंगे। देखिए, अमेरिका की वर्तमान स्थिति क्या है? जैसे एक अमीर आदमी की होती है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है और पावरफुल और पैसे वालों की आदत यह होती है कि अगर उन्हें कोई यह भी कह देना कि मेरे हिस्से का तुम नहा लो, तो वो शायद किसी और व्यक्ति को निलाकर भी उसका सुख ले सकते हैं। आज अमीरों में आप देखें तो उनके घर में बागबानी करने से लेकर, सब्जी साफ करने वालों से लेकर, ड्राइविंग से लेकर, गार्ड से लेकर, घर में जितने भी प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव काम है उनके लिए आदमी रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इतना कमा लिया है कि अब वो केवल दिमाग चलाकर बस उस पैसे से और पैसा बनाने में फोकस कर रहे हैं। तो अमेरिका दुनिया में ऑलरेडी एक ग्रेट कंट्री बनकर के अपने उस पैसे का आनंद ले रहा है। ऐसे में अमेरिका के बहुत से लोग जो अमेरिका की इस विलासिता की जिंदगी को जी रहे हैं, उन्हें काम करने की आदत छूट गई। काम करने की आदत छूट गई, ऐसे में उन्हें काम करने के लिए एक आदमी की जरूरत है और वो आदमी बहुत जबरदस्त टैलेंटेड हो। जैसे मैं अपनी बात आपको बताता हूं कि अगर मुझे भी कोई अच्छा काम करने का सहयोगी मिले, मेरी टीम के अंदर मेंबर जुड़े, तो वो मेरी भी कैपेसिटी बढ़ाता है, वो मुझे मजबूती देता है, मेरे काम के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके देता है। मुझे टैलेंट ढूंढने में मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? मेरे जैसे तमाम भारतीयों को, क्योंकि कहीं ना कहीं टैलेंट अच्छे की तलाश में किसी और बेहतर शहर में तमाम प्रकार की सुविधाओं के लिए शिफ्ट कर गया है। और भारत का जो बेस्ट टैलेंट है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में अमेरिका सेटल कर गया है। और अमेरिका सेटल करने का उसका कारण यह है कि उसे भारत में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज या उसके टैलेंट की उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितनी वैल्यू अमेरिका उसे पे कर रहा है। तो अमेरिका को जरूरत है ऐसे लोगों की जो बुद्धिजीवी हों। तो अमेरिका खुद एक ऐसा स्थान बन गया जहां ऑटोमेटिक दुनिया का जबरदस्त ब्रेन जाकर स्टे कर रहा है। और वहीं भारत मजबूर कंट्री बन गया क्योंकि अपने देश में अपने ही टैलेंट को रोकने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं बची। अगर हमारा टैलेंट कुछ कर भी लेता है तो निर्मला ताई जाग जाती हैं। पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स लगाने वाली निर्मला ताई उठ करके उस कमाने वाले व्यक्ति से भी तमाम प्रकार के टैक्स, कि तूने पहले कमाया उस पर टैक्स दे, कमा के घर खरीदा तो उस पर टैक्स दे, घर को तूने बेचा तो उस पर टैक्स दे, घर पर तूने रेंट कमाया तो उस पर टैक्स दे, तू मुझे टैक्स दे, तू मुझे टैक्स दे, तू मुझे टैक्स दे। और कमाने के मुझसे विकल्प मत मांग। तूने अगर टैक्स पे भी कर दिया तो बेंगलोर के 3 घंटे के जाम में तू सुबह रहे, शाम को 3 घंटे के जाम में जाकर तू घर जा। तेरे को घर पर कोई धमकी दे दे, कोई भी भाई गली का गुंडा लुच्चा लपंगा, तो उसे झेल, क्योंकि पुलिस अपने काम में बिजी है। तुझे हेल्थ चाहिए तो बढ़िया सा तू इंश्योरेंस ले। तो इस प्रकार की तमाम चीजों को देखकर भारत का बढ़िया जो ब्रेन है, जो कमा सकता है, वो भारत छोड़कर जा रहा है। हर साल मिलेनियर्स में लगभग 5-1 हजार मिलेनियर्स भारत छोड़ रहे हैं। बढ़िया ब्रेन यहां से छोड़कर बाहर जा रहा है कि यहां पर हमें कोई उम्मीद नहीं है, यहां पर बस लाकर बढ़िया सा कोठी बना देंगे, बढ़िया कोई फार्म हाउस खरीद लेंगे ताकि लोगों को लगता रहे कि हम अमेरिका में कुछ मचा रहे हैं। खैर, आज की स्थिति पे फिर वापस लौटते हैं। तो ये जो बुद्धिजीवी लोग यहां से अमेरिका गए,
इससे अमेरिकियों को दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि इंडिया का बेस्ट ब्रेन वहां पहुंच गया था। इससे दिक्कत जिन्हें होने लगी वो लोग भी असल मायने में जॉब की तलाश में ही थे। अमेरिका में वो भी चाहते थे कि उनका नाम भी सत्या नडेला की तरह आए, सुंदर पिचई की तरह आए, उनका नाम भी रामाकृष्णन की तरह आए, उनका नाम भी रामास्वामी की तरह आए। तो ऐसे में वो लोग इनसे चिढ़ने लगे। जब चिढ़ने लगे तो इनका विरोध होना शुरू हुआ। इसी विरोध का मुखौटा बने ट्रंप। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों को नहीं आने दूंगा। हालांकि भारतीय अमेरिका का मुश्किल से 2% पॉपुलेशन का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कम संख्या में लोगों को टारगेट करना आसान है, उससे वोट यूनाइट अच्छे से होते हैं। ट्रंप ने वही किया, मुखौटा बने, चुनाव जीते। लेकिन इसी बीच में रामास्वामी का जो विरोध हुआ, यह विरोध ना तो एलन मस्क से देखा गया और ना ही एलन मस्क के पेपल के सहयोगी डेविड सैक से। असल में क्या है कि जो ये जो अपने रामाकृष्णन जो एआई के एडवाइजर बन रहे हैं, ये एआई एडवाइजर बन रहे हैं डेविड सैक की सहायता करने के लिए। देखिए क्या है, जैसे ट्रंप है तो ट्रंप के सहयोगी बनेंगे डेविड सैक। डेविड सैक कौन है? तो पेपल नाम की एक कंपनी है। अब पेपल क्या है इसको ऐसे समझिए, जैसे इंडिया में रेजर पे काम करता है। रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है। अगर आप हमारा कोई कोर्स परचेज करते हैं तो हमारे पेमेंट गेटवे में हमने रेजर पे लगा रखा है, तभी जाकर हमारे पास पैसे आते हैं। ऐसे ही अमेरिका में पेपल नाम से एक पेमेंट गेटवे चलता है। उस पेमेंट गेटवे को बनाने वाला डेविड सैक है, जिसने एलन मस्क के साथ मिलकर बनाया था। अब डेविड सैक करता क्या है वर्तमान में? इनको ट्रंप की ही कैबिनेट में जगह दे दी है। कैबिनेट ना कहें तो एडवाइजरी बोर्ड में जगह दे दी है। ट्रंप के साथ ये रहेंगे और उन्हें बहुत सारी सलाह देंगे। तो इनको सलाह देने का काम, इन डेविड सैक के साथ सहयोगी का काम रामाकृष्णन करने वाले हैं, जिनको लेकर विवाद छिड़ा है। तो डेविड सैक निकलकर बाहर आए। इन्होंने कहा कि देखो, रामाकृष्णन की बुराई करने वालों, पहले तो यह जान लो कि वो व्यक्ति खुद भारतीय है, खुद अमेरिकन है। वो भारतीय मूल का है लेकिन अब वो अमेरिकन है, नंबर 1। नंबर 2, उसने कभी भी यह नहीं कहा कि H1B वीजा पर से कैप हटा दो। उसने यह कहा कि टैलेंट को आने दो। असल में अमेरिका में बवाल इस बात का है कि रामाकृष्णन के पुराने बयान लोग निकाल कर ला रहे हैं कि देखो, ये वो व्यक्ति है जो कहता है कि ज्यादा संख्या में H1B वीजा को दे दो, ज्यादा संख्या में लोगों को आने दो। जबकि इन्होंने क्लियर करते हुए कहा कि वो कहता है मेरिटोक्रेसी के आधार पर अगर टैलेंट आना चाहता है तो टैलेंट को आने दो, कंट्री कैप मत लगाओ। जैसे आज इंडिया को 10 में से 7 ही वीजा मिल रहे हैं, 10 की 10 नहीं मिल रहे हैं, जबकि टैलेंट भारत सबसे ज्यादा भेज सकता है। तो बोले इसके ऊपर से टैलेंट का बार वो हटा दो, कंट्री कैप हटा दो, टैलेंट को आने दो। तो इन्होंने उनका समर्थन किया और ट्रंप के कुछ समर्थक जैसे लॉरा रूमर और मैट गेट्स जैसे जो लोग हैं वो इनके खिलाफ हो गए। तो बोले भाई साहब, आप लोग तो इसके पक्ष में उतरेंगे ही क्योंकि ये आपके साथ है। ये हेडलाइन बन जाती है कि एलन मस्क और लॉरा रूमर की हो गई लड़ाई। अच्छा, इस लड़ाई में एक इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि डेविड सैक की जो तमाम बातें हैं, वो डेविड सैक की बातें कहीं ना कहीं एलन मस्क की ही बातें मानी गई कि एलन मस्क के मित्र हैं और एलन मस्क ने ही डेविड सैक को नौकरी दिलाई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। तो यह समझा जाए कि वो एलन मस्क ही बोल रहे हैं। जैसे 3 इडियट में डायलॉग नहीं है, बोल ये रहे हैं, शब्द हमारे हैं। तो बिल्कुल वैसे ही माना गया कि बात रामाकृष्णन के लिए हो रही है लेकिन बोल एलन मस्क ही रहे हैं। लॉरा रूमर फिर नहीं रुकी, ये फिर से निकल कर आई। तो इन्होंने कहा कि देखो भाई, हम आपकी बात समझते हैं लेकिन हमें एलन मस्क आपसे भी एक बात समझनी होगी, और वो ये है कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया चुनाव में सहयोग करके। आपने मुश्किल से 200-250 मिलियन डॉलर दिए हैं, जो कि 2000 करोड़ रुपए के आसपास हैं। ऐसे बहुत लोगों ने ट्रंप की मदद की है और आप ट्रंप से उससे ज्यादा कमा लोगे। ऐसा में आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया ट्रंप की मदद करके, जो आप इतना उखड़ रहे हैं। तो साहब, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की एलन मस्क से लड़ाई चल रही है। एलन मस्क जो हैं वो इस बारे में चुपचाप सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। इसके साथ साथ कुछ और लोग भी उतर कर आ गए और कहने लगे कि हां भाई एलन मस्क, बात तो सही है, आप ट्रंप का दुरुपयोग ज्यादा करने वाले हैं। इस बात पर एलन मस्क का साफ बयान था, और वो बयान ये था कि देखो भाई, मैं खुद दक्षिण अफ्रीका से चलकर अमेरिका आया था। अगर अमेरिका टैलेंट को अपने यहां नहीं आने देता तो अमेरिका आज ग्रेट नहीं बनता। अमेरिका दुनिया में ग्रेट क्यों है? क्योंकि अमेरिका का जो बेंगलोर है वो उनका सिलिकॉन वैली है। जैसे इंडिया में आज सिलिकॉन वैली बेंगलोर कही जाती है, इंडिया के बड़े बड़े जो स्टार्टअप्स हैं वो सब बेंगलोर में बैठे हैं। ऐसे ही इंडिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स बेंगलोर में बैठे हैं, ऐसे ही अमेरिका के जितने भी टॉप स्टार्टअप्स हैं वो सिलिकॉन वैली में बैठे हैं।
तो बोले मैं आ पाया क्योंकि मुझे H1B वीजा से आ सकने की इजाजत थी। बाहर के लोग अगर टैलेंटेड अमेरिका आएंगे वही अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, क्योंकि आज अमेरिका जहां फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर इनकी वजह से दुनिया पर राज कर रहा है, आने वाले समय में एआई की वजह से करेगा। एआई भी अमेरिका ने दिया है और ये सब सिलिकॉन वैली से निकल रहे हैं और सिलिकॉन वैली में 78% इंडियन काम कर रहे हैं, या फिर कहिए तो H1B वीजा से आए हुए लोग काम कर रहे हैं। तो भैया बात ऐसी है कि आप उन पर रोक मत लगाओ, वो लगा दिया तो अमेरिका की महानता खत्म हो जाएगी। आप मना करेंगे तो उस टैलेंट को लेने के लिए दुनिया भर के देश बैठे हैं। और आप यकीन मानिए ये सच्चाई भी है कि अमेरिका के उस टैलेंट को आकर्षित करने के लिए चाइना कितना भी पैसा पे करने को तैयार है। अभी इंडियंस ने चाइना का रुख नहीं किया है। यह बड़ा ही आयरनिक है कि इंडिया के जितने भी आईआईटीएंस निकल रहे हैं उनमें से कोई चाइना जॉब नहीं मांग रहा है। अगर वो चाइना की तरफ मुड़ गए तो निश्चित ही अमेरिका का पतन होना तय हो जाएगा। अगर वो यहां से जापान की तरफ मुड़ गए या सिंगापुर की तरफ मुड़ गए कि हम नहीं जा रहे, हम कहीं और जाकर उसे ग्रेट बनाएंगे, इंडिया रहने लायक नहीं है, कोई बात नहीं, दुबई चले जाएंगे क्योंकि दुबई में टैक्सेशन नहीं है, सिक्योरिटी इतनी कि आप अपना बटवा रखकर, मोबाइल रखकर चले जाइए, शाम को आइएगा तब भी वो वही मिलेगा, तो बोले हम वहां चले जाएंगे। तो इस तरह से अमेरिका ना जाकर कहीं और जाने के लिए अगर टैलेंट ने रास्ता बदल दिया तो अमेरिका के साथ बहुत बुरा होने लग जाएगा। एलन मस्क, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर रखें। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हाजिर होकर मुझे सुनते हैं, मेरे को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, उसका हृदय की असीम गहराइयों से धन्यवाद। लेकिन आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें 0.19 सेकंड लगता है, जिसमें कोई आपकी जेब से चार्ज नहीं लगता है, तो उससे हमें और हौसला मिलता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे नंबर्स जब बढ़ते हैं तो हमें बहुत बहुत सुकून मिलता है। बाकी मर्जी आपकी है, फिलहाल के लिए इतना ही।